Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually in the previous class हम लोगों ने इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था, बट उसमें से कुछ टॉपिक्स को तुम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट समझा है जिसे फिर से कहे कि एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए कुछ चीजें हैं जो सिलेबस में है और जितने सिलेबस में है उतने तक एक्सप्लेन करना है, बट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आगे के क्लासेस में इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए हम आज ये वीडियो तुम्हें बना करके दे रहे हैं, जिसमें देखिए कि फोर्स एंड इट्स लॉज में हम लोग फोर्स पढ़े हैं, न्यूटन्स के लॉ को ही पढ़ा है, बट इस फोर्स में कुछ ऐसा फोर्सेस होता है जो किसी पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस या पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग तुम लोगों ने उस चीज को देखा, एक मोमेंटम को पढ़ा, क्या है मोमेंटम। इसके बाद अगर हम लोग पढ़े हैं तो टॉर्क पढ़े, फिर उसके अलावे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था इम्पल्स, इसके बाद जैसे यहां पे टॉर्क या इम्पल्स या सिंपल फोर्स में पढ़ा कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसके अलावे बहुत सारे चीजों को बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स पढ़ा। लेकिन यह टॉर्क इसमें नाम आता है, इम्पल्स आता है या मोमेंटम आता है, तो इसका क्या मीनिंग? देखिए एक्चुअली जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस वक्त उस पे अप्लीकेबल फोर्सेस का इंफॉर्मेशन, और जब वह ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस वक्त उसके द्वारा अप्लीकेबल फोर्सेस या उस पे अप्लाइड फोर्सेस का एक्सप्रेशन, इस दोनों में स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो रेस्ट में जब बात कर रहे थे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में तो वह उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं था, वह रेस्ट में उस पे लगने वाले चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या तुम्हारे द्वारा अप्लाइड फोर्स हो उसकी बातें कर रहे थे। तो यहाँ इस मोमेंटम को कहा कि पी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। Here the velocity, I mean here the value of velocity will be the velocity by which the body will move. वह बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी नहीं होगी तो मोमेंटम नहीं होगी 100% डेफिनेटली। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा, वह फोर्स का वैल्यू जो भी हो, फोर्स का वैल्यू क्यों करते हैं जो भी हो, क्योंकि देखिए अगर यह ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे रखा होगा, यह रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसकी इस पे ग्राउंड के तरफ से एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग mg से डिनोट करते हैं। एट द सेम टाइम ऑन परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन अ फोर्स इज एप्लीकेबल, दैट इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। बट हियर इन दिस केस इफ द बॉडी इज इन रेस्ट देन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो एंड इन दिस केस द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी विल जीरो। ओके, तो यह मोमेंटम यहां जो बात कर रहे हैं यह मेनली किस पैरामीटर पे, किस पे डिपेंडेंट हुआ? यहां इसका मास जो होगा ये तो कभी भी चेंज नहीं करेगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो हमेशा से कांस्टेंट, उसका फिक्स वैल्यू होता है। जब तक उसमें कुछ ऐड ना करे, जब तक उससे कुछ सब्ट्रैक्ट ना करे, वो तो सेम रहेगा। बट वेलोसिटी, यह वेलोसिटी चेंज हो सकता है, यह हाई हो सकता है, ये लो हो सकता है। तो वेलोसिटी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो मोमेंटम विल बी जीरो, momentum will equals to zero because the value of velocity is zero. ओके, तो यह मोमेंटम है। अब यह टॉर्क की बात जब करते हैं, यह टॉर्क ना उससे एंगल प्लस कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड होता है। यह खास करके मैकेनिकल इंजन जो होता है, मैकेनिकल इंजन में जो उसके, तुम लोगों ने जैसे ये देखा होगा स्टीम इंजन देखा होगा, ट्रेन का वो इंजन जो वास्प पे चलता था, या अभी भी ऐसा है कि उसके बाहर से एक व्हील दिखता है जिस व्हील से ना कनेक्टेड, एक पीछे जाता है, आगे ऐसे मूव कराता हुआ, ऐसे मूव कराता है, ऐसे मूव कराता हुआ उस ट्रेन को आगे की तरफ मूव कराता है। तो ये यहाँ जो है ये टॉर्क, इसको T इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा।
ठीक है। तो यहाँ इस साइन थीटा ने EF क्रॉस R अगर दे, ठीक है, तो यह F क्रॉस R का, F और R का प्रोडक्ट जो होता है यह हमें एक फोर्स जो क्या कहते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस। यह फोर्स क्या है, तो इस डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। यहां पर इस पिस्टन का जो लीनियर पिस्टन होता है, उस पिस्टन का जितना लेंथ ज्यादा होगा उसके द्वारा अप्लाइड टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। तुम सब देखा होगा किसी भी गाड़ी का जो पावर मेजर करते हैं, जनरली लोग बोलते हैं कितना, तो 160 सीसी है, 180 सीसी है, 220 सीसी है। यहाँ 180 सीसी और 220 सीसी यह कुछ और नहीं है, यह उसके अंदर एक एरिया है जिसके अंदर से उसका पिस्टन मूव कर पाता है और वह टॉर्क उस बाइक के व्हील पे प्रोवाइड कर पाता है। तो जितना ज्यादा उसका सीसी मतलब क्यूबिक एरिया होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर जिसका एरिया होता है, उसके पिस्टन के मूव करने वाला एरिया होता है, उतना ज्यादा ही वो टॉर्क प्रोवाइड करता है। समझ रहे हैं? तो इसके टॉर्क प्रोवाइड करने का जो ये हुआ वो किस पे, तो उसके डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, मतलब उसकी उस लीनियर का, लीनियर पिस्टन है उसके लेंथ से डिपेंडेंट है। क्लियर है? चलिए, तो यह जब हम लोग समझ गए इस चीज को कि डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस, और यहाँ मोमेंटम को समटाइम्स बोल सकते हैं इट इज वेलोसिटी डिपेंडिंग फोर्सेस, बट यह फोर्स सिर्फ नहीं है, क्योंकि फोर्स का मतलब क्या रहता है, FMA, फोर्स का मतलब हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। सो ये सारी चीजें जो है क्लियर हो रहा है। अब यहाँ इंपल्स देखिए, ये इंपल्स थोड़ा, यहाँ इंपल्स जो है, इस इंपल्स को आप बोल सकते हो टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, टाइम डिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट कैसे? जैसे यहां पर कहता है कि कोई ऐसा अगर कोई फोर्स है जिसका वैल्यू शॉर्ट टाइम के लिए मैक्सिमम हो जाता है, the force of the value is maximum within a short instant of moment। किसी शॉर्ट टाइमिंग के लिए जब उस, जैसे एक यह भी इम्पल्स जो है यह फोर्स ही है जो है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिपेंडेंट होता है, मतलब यह उतने ही टाइम के लिए वैलिड होता है, यह लॉन्ग टर्म का फोर्सेस नहीं होगा। जैसे अगर हम स्लैपिंग किकिंग ऑफ फुटबॉल, तो क्या जिस वक्त फुटबॉल को किक करते हैं, उसको जब अपने ये लेग से जब उसको किक करते हैं, तो क्या वह फुटबॉल हमेशा के लिए तुम्हारे पैर से अटैच होता है? नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए अटैच होता है। उसे जैसे किक किए, तुम्हारे पैर से, तुम्हारे लेग से उसे एक हिट मिला और वह कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन तुम्हारा अटैचमेंट वो नहीं रहेगा। और वह अटैचमेंट नहीं होने का वजह क्या है कि यह शॉर्ट टाइम के लिए बोलते हैं। यहाँ टाइमिंग जो होता है उसका, यह शॉर्ट टाइम होता है, कुछ देर के लिए यह एप्लीकेबल होगा। और वो एग्जाम्पल से क्लियर हो ना हो, बट वह एग्जाम्पल जैसे स्लैपिंग ऑफ समवन, किसी को एक थप्पड़ देते हैं, एक थप्पड़ लगने का मतलब क्या होता है, वह थप्पड़ ना कुछ मोमेंट के लिए ही एक्टिव रहता है, कुछ देर के लिए ही वह एक्टिव रहता है। उस दोनों ही कॉन्टेक्ट, जैसे उसके तुम्हारे हाथ का उसके फेस से जो अटैचमेंट हुआ वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो इम्पिटेंट हुआ, और उसकी वजह से वह फोर्स एक्टिव हुआ। तो यह इंपल्स क्या हुआ? इंपल्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, आई मीन इट इज टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस। जी इम्पल्स जो है, इम्पल्स जो है यह एक्चुअली फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने फुटबॉल को किक किए, एक किक लगने के बाद वह फुटबॉल वहां से मूव करता है, मतलब वो एक्सेलरेट होता है। तो वह जो इम्पल्स था, जो हमारे द्वारा जो एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स एप्लीकेबल हुआ, उसे हम लोग ना इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं।
और उसको F डॉट टी से डिनोट किए हैं। जैसे कि ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ में इधर ये फोर्स लिख दिए और इधर टाइम लिख दिया हमने, तो यह फोर्स का वैल्यू जो है जैसे देखिए, अगर ऐसा है इंपल्सिव फोर्स का मतलब ये शॉर्ट टाइम में या बहुत ज्यादा देखा आपने, एक शॉर्ट टाइम में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम को लेते हुए या फोर्स इस पार्टिकुलर टाइमिंग में देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ 0 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 8 हो और यहाँ पर 3 हो, ऐसा कुछ हो तो तुम देख सकते हो यह 4 सेकेंड पे जो इसका वैल्यू है वह मैक्सिमम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, या यहाँ पे या फिर यहाँ पर, बाकी सभी टाइमिंग पे इसका वैल्यू वैसा नहीं है जैसा कि 6 सेकेंड पे दिख रहा है। और अगर इधर यह जो है सेकेंड में है, इधर फोर्स जो है यह न्यूटन में है, तो यहाँ एक पार्टिकुलर 6 सेकेंड पर द वैल्यू ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड दिस मोमेंट आई मीन द वैल्यू ऑफ फोर्स एट 6 सेकेंड इज नोन एज इम्पल्स। और if ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ अगर लेते हैं, तो उसका एरिया अगर लेते हैं, तो वह एरिया उस इम्पल्स का वैल्यू देता है। समझ गए? इम्पल्स भी एक फोर्स है या ना टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। इस फोर्स का अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो उस ग्राफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो उसका एरिया निकाल देंगे तो वह उस इम्पल्स का वैल्यू देगा। अदरवाइज वह फोर्स जितनी देर के लिए एप्लीकेबल है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, उस 10 सेकेंड को जितना फोर्स लगाया गया था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका इम्पल्स का वैल्यू देगा। समटाइम्स इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, F इक्वल्स टू ma इंटू T। अब ma क्या है? m यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह ऑब्जेक्ट है 0.5 kg का, ठीक है, उसे ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया है और यह 10 सेकेंड के लिए एप्लीकेबल है, तो इम्पल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इम्पल्स के वैल्यू के लिए यहाँ आप कर सकते हो 0.5 इंटू 2 इंटू 10 सेकेंड। यहां से कीजिए 2 से 5 से इज इक्वल टू 10 न्यूटन सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यह क्या चीज का वैल्यू आया? यह इम्पल्स का वैल्यू आया। अब तुम देख रहे हो फोर्स में जो फोर्स होता है, फोर्स में न्यूटन होता है इसका यूनिट, बट इम्पल्स में न्यूटन एंड सेकेंड भी है, बिकॉज इम्पल्स इज टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस। ओके, इम्पल्सिव फोर्सेस का वैल्यू कितना हो सकता है? तो इस इम्पल्सिव फोर्स का वैल्यू जो है किसी पार्टिकुलर मोमेंट के लिए, किसी पार्टिकुलर टाइमिंग के लिए बहुत ही मैक्सिमम हो सकता है विद इन अ रेंज। मतलब स्टार्टिंग रेंज से 0 से लेकर के 10 तक देख लो, इस 0 से लेकर के 10 के बीच में उस फोर्स का जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इस 6 पे मैक्सिमम है। बाकी के इसके वैल्यू क्या थे? मिनिमम थे। जो फोर्स का जो नॉर्मल जिसका न्यूटन अगर 5 न्यूटन 6 न्यूटन होगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन अचानक से किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे अगर इसका यूनिट बहुत ज्यादा हो जाए, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो उसका इम्पल्सिव फोर्स है, वह इम्पल्स है जो टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस है। ओके, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इम्पल्स, बट इन द हायर क्लासेस वी विल explain about the impulse and its appearance in our daily life and the importance of impulse in our daily life, because हमारे डेली लाइफ में इस इम्पल्स की जरूरत कब है, कहाँ है, किस तरीका से है। जैसे कभी कभी देखते हैं वो जो टेबल पे स्नूकर वगैरह खेलते हैं तो उसे सामने एकदम से हिट करते हैं और हिट करने के बाद वह उसे कॉरेस्पॉन्डिंग या अदर साइड पे जो हो रहा है उस पर जाता है। वह ना इम्पल्स जो कुछ देर के लिए जो फोर्स लगाए, अगर उसकी वैल्यू हम कम रखें, मतलब इम्पल्स कम रखें, तो वह बॉल अपने कैप में नहीं जाएगा, अपने होल पे वो नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो इससे बेस्ड, क्योंकि हमारे सिलेबस में इम्पल्स नहीं था, लीनियर मोमेंटम पढ़ना था, हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम को पढ़ा और इम्पल्स जो कि तुम्हारे क्वेरी में था, इससे इम्पल्स को हमने एक्सप्लेन किया। अब इस इम्पल्स पे बेस्ड या इससे जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल्स अगर होता है तो वो हम तुम्हें आगे के क्लासेस में करेंगे। बट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे चल रहा था वो था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है,
बट उसे समझने के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम लोग ना पहले पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो देखिए यहां होमवर्क लिखिए पहले, so that the momentum is conserved, so that the momentum is conserved with the help of an example. So that the momentum is conserved with the help of an example. If there is any condition also mention. ये होमवर्क में है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको कर चुके हैं और तुम्हारा ये मोमेंटम है या इम्पल्स है या बाकी जो भी टॉपिक से जुड़े हुए रिक्वायर्ड वेलोसिटी है या सारे चीज हो चुके हैं। तो इसमें एक अपने क्या कहते हैं नोट फेयर की कॉपी में जो अभी तक जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उसको जो फेयर कर रहा है उन सभी को उसमें इस क्वेश्चन को कि सो दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, इफ देयर इज एनी कंडीशन देन आल्सो मेंशन देम। तुम्हें उस फेयर की कॉपी में एक एग्जांपल लेकर के इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करना है, और अगर उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए तो वो इंपॉर्टेंट कंडीशन भी वहां पर मेंशन करते हुए चलेंगे। ओके, इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें सबसे पहला जो टर्म्स है इसमें तुम्हें इनर्शिया, इनर्शिया को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इनर्शिया। फिर चूंकि मास एक टर्म इसमें दिया हुआ है इसलिए इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स। इन पांचों को मतलब ये दो क्वेश्चन को जो है तो ये दो क्वेश्चन को होमवर्क के लिए अपने उस कॉपी में बना देंगे फेयर में। ओके, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इन न्यूटन्स थर्ड लॉ की बेस, मतलब द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।